अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स की कंप्लीट बुक के हवाले से स्टार्ट से लेकर एंड तक के क्या है इसके अंदर और किस तरीके से इसको याद करना है आपने। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो पहले मैंने फार्माकोग्नोलॉजी की बुक की बनाई थी तो आप सब स्टूडेंट्स ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो उसके लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। तो उम्मीद है इसको भी आप वैसे ही पसंद करेंगे। और मेन मकसद इसका ये था कि आप क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको उस तरीके से पढ़ते नहीं हैं जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो जिसने भी वो वीडियो देखी है और जो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी भला हो जाए। ये ना हो कि कोई बच्चा पेपर देने के बाद ये वीडियो देख रहा हो और फिर वो पछताए कि यार काश मुझे ये वीडियो पहले मिल जाती। तो फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिक्स बेसिकली क्या है, यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास फार्मेसी की डेफिनेशन है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी द, और उसके बाद अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, उसके बाद उसकी क्वालिटी को अश्योर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से उसके क्लिनिकल यूज़ के हवाले से और मार्केटिंग जो पैटर्न है वो देखते हैं। तो जब भी अगर आपने अब तक तो ये सारी बुक पढ़ ली हुई है तो अगर आपने इसमें से कोई भी एक काम नहीं किया तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने क्या इसमें से कोई काम किया है, क्या मैंने इसके अंदर कोई डिस्कवरी इस तरह की है, कोई डेवलपमेंट की है, कोई सिंथेसिस, कोई चीज़ मैंने ऐसे बना के देखी है खुद अपने हाथ से। फार्माकोग्नोसी में जितनी आपकी ड्रग्स हैं उसको तो आप बना सकते हैं। आप कोई केमिकल वगैरह तो ज़ाहिर बात है आप लेके नहीं आ सकते कि आप उसको घर में बनाने बैठ जाएं। तो फार्माकोग्नोसी इसीलिए फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैंने कहा था कि उसको खुद तैयार करके देखें, एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो उस पर अप्लाई करके देखें। तो इसी तरीके से आपके पास फार्मास्यूटिक्स है। अब इसके अंदर जो पहला चैप्टर है बेसिकली, तो टोटल 3 चैप्टर है आपके पास, 3 पेज हैं इसके। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो आपने पहले कभी सोची भी नहीं है। यानी कि अगर अभी आपने पूरी ये कंप्लीट कर लिया आपके पेपर हो जाएंगे। कोई आपसे आके ये पूछता है कि यार आपका इसके बाद क्या इरादा है करने का, तो फ़र्ज़ करें आपने ये कह दिया कि मेडिकल स्टोर में ओपन कर लूँगा। वो आपसे ये सवाल कर लेता है कि यार अच्छा ये बताओ इसके अलावा इसमें आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। तो आप उस वक्त सोचने बैठ जाओगे यार पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, और यही होता है, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो ये जितनी आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मेसी, ये सारा आपका कैरियर है। आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर जा सकते हैं। अब इस तरीके से आप इसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। इस वक्त जो तस्वीर के अंदर आपको दो लोग जो नज़र आ रहे हैं ये फार्मेसी टेक्नीशियन ही हैं। यही वहाँ जाके काम करते हैं। और आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाके अपनी इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद या अभी भी जब आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे लेंगे तो पार्ट टाइम आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाएं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आप उससे कहें कि मेरा ये मैंने पेपर दिए हुए हैं और मैं सिर्फ तजुर्बा हासिल करने की जो है ना आया हूँ। तो मैं बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी चीज़ के मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। तो फिर अब आप ये सोचेंगे कि यार उधर जाके मैं क्या करूँगा। तो ये वहाँ पे काम है जो आपने करना है। प्रोडक्शन सेक्शन है उसका, आप प्रोडक्शन करेंगे। वेयर हाउस है उसका जहाँ पे उसके रॉ मटेरियल पड़े होंगे। क्वालिटी कंट्रोल का सेक्शन बेसिकली एक फार्मासिस्ट के अंडर होता है और उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो ज़्यादातर जो काम होता है वो फार्मेसी टेक्नीशियन का वो प्रोडक्शन सेक्शन या फिर वेयर हाउस के अंदर ही होता है। तो ये जाके आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। ये आपके पास संबंधित सारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये आपका कैरियर है जो आप उसे बता सकते हैं कि भाई मैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में फ़लाँ फ़लाँ जगह जा सकता हूँ। ना सिर्फ ये, आप कम्युनिटी फार्मेसी आपकी, इसके अंदर रिटेल है और आपकी होलसेल फार्मेसी है। तो आप किसी भी होलसेल फार्मेसी पे अगर आपका कोई इस किस्म का प्लान है फ्यूचर के अंदर तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे जाके अपना एक्सपीरियंस लें छुट्टियों के अंदर। इसके बाद फोरेंसिक फार्मेसी है जो कि डील करती है ड्रग लॉस से रिलेटेड। वो फोरेंसिक फार्मेसी आपकी, तो ड्रग लॉस जो है वो बेसिकली ड्रग इंस्पेक्टर हो गया आपका। या इसी तरीके से अगर मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था जो कि एलएलबी के साथ ये कर रहे थे फार्मेसी टेक्नीशियन। तो सेकंड ईयर के अंदर आपकी पूरी एक बुक है लॉ की जो फार्मेसी लॉ से रिलेटेड है। तो आप इसके अंदर स्पेशलिटी कर सकते हैं कि स्पेशली जो है आप फार्मेसी के लॉयर बन जाएं। कोई भी इस किस्म का कोई मसला होगा तो वो जाहिर बात है आपसे रुजू करेगा। और साथ में आपके पास इसका डिप्लोमा भी होगा, एलएलबी भी हो जाएगी आपकी, फार्मेसी टेक्नीशियन भी हो जाएगी। इसी तरीके से हर बड़े शहर के अंदर होती है डीटीएल, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, जहाँ पे आप जो भी ड्रग, जो न्यू ड्रग होती है, जो पुरानी भी होती है, उसका कोई भी टेस्ट होता है तो वो वहाँ जाता है। गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है, उसके बाद ही वो मार्केट के अंदर आती है। तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। इसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। आपको ये फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन का डिफरेंस ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है।
ये पूरा चैप्टर ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है? किसी भी डॉक्टर के साथ जो होती है उसकी एक अपनी अटैच फार्मेसी, वो बेसिकली उसे आप क्लिनिकल फार्मेसी कह सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद थेराप्यूटिक्स इसकी ब्रांच है, डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, तो ये भी इसके बेसिकली इसी के अंदर आ जाएगी, क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, जो आपका कैरियर है। कोई आपसे पूछे आप उसे इस तरीके से बताएंगे, ना कि आप ये रट्टे लगाने बैठ जाएंगे पता नहीं फार्मेसी की कितनी टाइप्स है और मैं उसको किस तरीके से याद रखूँ, उनके काम के हैं। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेंगी। दूसरा चैप्टर है आपका बेसिकली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो उसमें प्रेस्क्रिप्शन और ओटीसी जो ओवर द काउंटर है, ये सिंपली आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये भी आसान है, इजीली आप कर लेंगे। प्लांट सोर्स जैसे आपने पढ़ा कि फार्माकोग्नोजी की अगर आपको डेफिनेशन आती है, तो अगर आप ये तीनों में से कोई भी नहीं लिखते, कोई भी लिख दें वहाँ से उठा के जो आपको आती हो। एनिमल सोर्स है, माइक्रोबियल सोर्स है, मिनरल और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स को आपने बेसिकली देख लेना है। इसमें से एमसीक्यूज आपका बन सकता है कि अमोक्सिसिलिन, सेफिक्सैम, सेफ्ट्रेक्सोन, ये एमसीक्यूज में आ जाएगा कि किस किस्म की ड्रग है, सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक। और फिर जो सिंथेटिक है उसको भी आप देख लें, इसका जेनरिक नेम, ब्रांड नेम में क्या फ़र्क होता है, इसको आपने याद रखना है। और केमिकल नेम बेसिकली आपने देख लेना है, एग्जाम्पल जो दी हुई है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और एसिटाइल पैरामिनोफिनोल, ये आपके पास एज एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ देख लेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपके पास, इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आया वो सिर्फ एक दफ़ा आया था कि ऑफिशियल बुक्स के सिर्फ नाम लिखने हैं आपने, तो ऑफिशियल बुक्स का नाम आप याद कर लें। इसकी जो एब्रीविएशन है, जैसे बीपीसी, बीएनएफ का क्या मतलब है, इसको आप देख लें। नॉन ऑफिशियल बुक्स के नाम देख लें, इंशाल्लाह यही काफ़ी होगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। किसी भी साइंसदान को जब आप उसका वर्क आप याद रखना चाह रहे हैं कि उसने क्या काम किया है, तो स्टार्ट से शुरू करेंगे। जैसे इसमें मेन चीज़ जो याद रखने वाली है, बोर्न इन कूफा इराक, इसको आप अंडरलाइन कर लें अगर आपके पास हाइलाइटर है उससे, या फिर बॉल पेन से अंडरलाइन कर लें। इसके बाद है आपके पास इसमें नोटेबल वर्क में कि इसने म्यूज़िक को यूज़ किया था, ये अंडरलाइन कर लेंगे। आइसोलेशन प्रोसेस किया था इसने, इसने बताया था परफ्यूम कैसे बनते हैं, इसने बताया था कि कॉस्मेटिक्स की फार्मूलेशन किस तरीके से करनी है। और इसने जो अपनी बुक है, बुक का नाम ट्रेटीज ऑफ डिजीज़ कास्ट बाय फ्लैग, यानी कि बलगम से कौन सी बीमारी होती है, तो उसने इसमें एपिलेप्सी को बताया और जो नीचे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। तो इस तरीके से जो भी साइंसदान है उसको आपने इस तरीके से अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि आपको वो याद रहे। जैसे ही आप पेज खोलेंगे आपके सामने आ जाएगा कि इस साइंसदान ने ये काम किए। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज इसके प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी कोई भी एक साइंसदान वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद है सरफेस टेंशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर मुश्किल होती है कि सरफेस टेंशन पता नहीं क्या चीज़ है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली जैसे डेफिनेशन है, एज द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लफ्ज से जाहिर है ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आपने गिलास में पानी डाला है तो ऊपर आप देखते हैं बिल्कुल स्मूथ स्टेडी, बिल्कुल साफ एक सरफेस बन जाती है पानी की, कहीं पे भी उसके अंदर जो है वो कोई गड़ा नहीं होता। और इसी तरीके से एग्जांपल दूं आपको मच्छर की, कि मच्छर आप देखते हैं पानी के ऊपर आराम से बैठा होता है, किस लिए? सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि ऊपर के जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं इक्वली, कोई उसमें जगह खाली नहीं होती, इसलिए जगह भी बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है उसकी। और कोई भी चीज़ आप अगर पानी की तह के ऊपर रखें बिल्कुल बारीक सी, तो वो इजीली, जैसे मच्छर है या आप कोई सुई डाल दें तो इजीली ऊपर फ्लोट करती हुई चली जाएगी। ये बेसिकली सरफेस टेंशन है। जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें, मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड interact equally with the other molecule from all sides, whereas the molecule at the surface is affected only by the molecules below, यानी कि नीचे वाले molecules ऊपर वाले molecules पे affect कर रहे हैं। The molecule exposed to air behave differently। अब इसी तरीके से नीचे जब आप देखें, ये इक्वली ऊपर की जो सरफेस है वो किस तरीके से इंटरेक्ट है आपस में, और यही सरफेस टेंशन जो है वो काज करती है पानी का ड्रॉपलेट के वो स्फेरिकल शेप का हो। आप देखते हैं कोई भी कतरा जब गिरता है तो वो स्फेरिकल शेप में बन के गिरता है, तो वो इसी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इसके बाद विस्कोसिटी आपके पास फैक्टर्स आप देख लेंगे। जहरी बात है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके दरमियान मजबूत होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होगी, तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब टेम्परेचर हम अप्लाई करेंगे तो उसके दरमियान की जो बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जो भी चीज़ है वो टूटना शुरू हो जाएगी, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। विस्कोसिटी है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो। तो जितनी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा उसमें वो जल्दी फ्लो नहीं होगा। पानी के अंदर ये कम होती है इसलिए वो इजीली फ्लो हो जाता है, जबकि इसी बरक्स
शहद आप देखें तो उसमें ज़्यादा होती है, तो वो बहुत मुश्किल से फ्लो होता है। तो इसीलिए जो हम अपने सिरप भी हैं उनको भी विस्कस देते हैं, यानी कि विस्कोसिटी उसके अंदर बढ़ाते हैं खुद से। टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर है, इसको आप देख लेंगे। इसकी एप्लीकेशन देख लेंगे। आयोनाइजेशन है, केमिस्ट्री में सबने पढ़ा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं इजीली। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, पी से पॉजिटिव, एन से न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। कैटाइन के अंदर एन सिर्फ एंड के अंदर है, तो इसलिए कैटाइन पॉजिटिव है, और एन आइन यानी कि 2 दफ़ा इसके अंदर एन आ रहा है, तो एन से मुराद नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। आयनाइजेशन का एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, पास पेपर में आ चुका है, इसकी एप्लीकेशन देख लेंगे आप। पीएच आप पढ़ चुके हैं, आपको आती होगी। इसकी डिटर्मिनेशन, पीएच इंडिकेटर, इसकी टाइप्स आपने देख लेनी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इसकी एग्जांपल भी। और बफर है, ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी एप्लीकेशन भी आप देख लेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रेजिस्ट इन चेंज ऑफ पीएच, जिस भी चीज़ में आप डाल देंगे तो वो उस चीज़ की पीएच को चेंज नहीं होने देगा, जो पीएच है वही बरकरार रहेगी। इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें सिंपली आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि सॉल्यूशन विद लो ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बॉडी फ्लूइड से कम होगा। आपका बॉडी फ्लूइड का 0.9% है, तो अगर उससे कम है तो फिर क्या होगा, जब आपने उसको अगर आपके अपने जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया उसको, जब वो आपके सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जाहिर बात है उसका प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, उसके अंदर सिर्फ पानी है, तो जो पानी है वो भी वो ज़ाया कर देगा। समझ ले, हार मान लेगा, वो हाथ खड़े कर देगा कि मैंने हार मानी। तो पहले ही उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, उसने अपना लिक्विड दे दिया, तो लिक्विड जो है वो आपके सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, आपके जो रेड ब्लड सेल हैं वो पानी से भर जाएंगे और इस वजह से वो फट जाएंगे, ये होगा। जबकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वो समझ लें आपके बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा तगड़ा है, उसने आके आपके ऊपर हुक्म चलाना है, तो हुक्म जब चलाएगा तो वो उल्टा आपका भी जो पानी है, आपके जो सेल्स का पानी है, उसको भी वो निकलवा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगी आपके सेल्स की, तो वो फिर मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। और इसके बाद है डोजेज फॉर्म। बेसिकली फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन है यही कि किसी भी चीज़ को आपने एक डोसेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके जो जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जो सेक्शन था वेयर हाउस, वहाँ पे सारे रॉ मटेरियल होते हैं। तो रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो रॉ मटेरियल जिस चीज़ के अंदर डालना, अगर आपने उसके अंदर नहीं डाला तो ड्रग ख़राब हो जाएगी और हो सकता है कि डेथ भी हो जाए जिसको आप देंगे। तो इसीलिए ऐसी जगहों के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियंस को ही जो है वो जॉब मिलती है। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा जो रॉ मटेरियल है किस लिए यूज़ हो रहा है, तो इसी चीज़ का बेसिकली आपसे वो वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। तो इस हवाले से जब आप प्रिपरेशन करेंगे अपनी, कि अगर आपका मूड है आप किसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर जाने का, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको ये याद भी रहेंगी चीज़ें। एक दफ़ा ये वाक़या भी है कि कुछ साल पहले ऐसा ये काम हुआ था कि पहले इतनी वो जाहिर बात है पाबंदियाँ नहीं थी, तो जो भी चाहता था वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इजीली वो उसको जॉब दे देते थे। तो उसने जो रॉ मटेरियल वेयर हाउस के अंदर जो बंदा था, उसने रॉ मटेरियल चेंज, यानी कि कलर बेसिकली सेम था दोनों का, उसको खुशबू भी सेम ही लगी होगी, तो उसने जो है वही वाला रॉ मटेरियल उठा के डाल दिया। तो उससे जो है तकरीबन 150 लोगों की मौत हो गई थी। वो मलेरिया की कोई दवाई थी, मुझे अभी याद नहीं है। तो इसी तरह आगे है ड्रग डिलीवरी सिस्टम और डोजेज फॉर्म, इसकी आपने डेफिनेशन देख लेनी है। और ये है आगे आपके पास सारी, ये सारा आपके पास रॉ मटेरियल है आसान लफ्ज़ों में, कि जो एडिटिव है, एक्सिपिएंट्स हैं, वहीकल है। वहीकल बेसिकली जो ड्रग के साथ जाएगा आपका, जैसे इंजेक्शन के लिए वाटर है और सिरप के लिए भी वाटर है, या कुछ ऑयली प्रिपरेशन जो होती हैं। और इसके बाद डाइल्यूएंट्स है, जो कि उसको आपके जो थिक सब्सटेंस है बेसिकली उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देगा, उसको डाइल्यूट कर देगा। बाइंडर है जो एडहेशन काज करेगा, चीज़ों को जोड़ देगा आपस में, जो टैबलेट के बेसिकली उसमें यूज़ होता है ये। इसके बाद टैबलेट डिसइंटीग्रेंट, जो कि टैबलेट को आपके मैदे के अंदर जाके, आंतों के अंदर जाके उसके ब्रेकअप के अंदर मदद देगा। लुब्रिकेंट्स है इसी तरीके से। ग्लाइडेंट्स है जो कि इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर मिक्सचर। इसी तरह सरफेक्टेंट है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं वो आप देख लेंगे। हाइड्रोक्लोराइड है, सस्पेंडिंग एजेंट है, जो कि आपके सस्पेंशन के अंदर आपकी जो ड्रग है उसको संभलें हवा के अंदर मुअल्लक रखता है, यानी कि ये ना हो कि जितना आपका मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है वो सारा नीचे जाके बैठ जाए,
तो इसलिए ये लिखा भी होता है कि आपने जो है उसको हिला के, कोई भी सस्पेंशन है उसको हिला के इस्तेमाल करना है। इनकी फिर आगे एग्जांपल दी हुई हैं, नेचुरल के अंदर आप देख लेंगे। फिर यही चीज़ें आप अपनी फार्माकोग्नोसी के अंदर भी लिख सकते हैं। स्टेबलाइजर है, फ्लेवरिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है, इन तमाम के अपने नाम याद रखने हैं। एज आ MCQs आपके पास आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म है, इजीली आप लिख सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। इसके बाद लिक्विड डोसेज फॉर्म पहले है हमारे पास। सोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसका टेबल आपने देख लेना है एज MCQs। और ओरल सॉल्यूशन में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, इसको आपने लाजमी देख के जाना है। इसके बाद है सिरप, आपके पास सिरप की टाइप्स हैं और ये इसकी जो कंपोजिशन है 66.7% वेट बाय वेट, और USP के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे। और फार्मास्यूटिक्स ना सिर्फ आपकी अब है फर्स्ट ईयर में, बल्कि सेकंड ईयर के अंदर भी है। पूरी इसकी बुक है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की और हॉस्पिटल फार्मेसी की, जो कि फार्मास्यूटिक्स 2 है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और फार्मास्यूटिक्स 3 है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इन दोनों का कंबाइन आपका पेपर 1 इसी चीज़ का होगा। इसके बाद एलिक्जर है आपके पास। तो एलिक्जर बेसिकली वो चीज़ है सिरप से मिलती जुलती जिसके अंदर अल्कोहल जो है वो लाजमी इंग्रेडिएंट है। अल्कोहल इसके अंदर लाजमी होगा, तो कोशिश किया करें कि अल्कोहल इसके अंदर लाजमी है तो आप ये इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और इसकी वैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं कफ कोल का एलिक्जर आता है, और इसी तरीके से एक एक्टिडिल एलिक्जर आता है जो कि एलर्जी के लिए यूज़ होता है। इसके कंपोनेंट्स आप देख लेंगे, प्रिपरेशन देख लेंगे, इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसका जब आप कंपैरिजन पढ़ेंगे तो बेसिकली आप सिरप और एलिक्जर दोनों के मुतालिक समझ लें आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा अगर इस पर नोट आता है। टिंक्चर है आपके पास, इसके अंदर भी अल्कोहल यूज़ होता है। ओरल पहले यूज़ होते थे, अब इतना यूज़ नहीं होता है, जिसकी एग्जांपल है बेलाडोन और डिजिटलिस। जबकि टॉपिकल के अंदर आपका आयोडीन या फिर पायोडीन जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसके बाद है डिस्पर्स सिस्टम। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है कि कोई भी आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल ले लें पैनाडोल के सिरप की। तो पैनाडोल के अंदर जाहिर बात है पैरासीटामोल है, उसका जो डिस्पर्स्ड फेस यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उसका डिस्पर्स्ड फेस है, डिसकंटिन्यूस फेस है। जबकि जो उसका व्हीकल है, जो उसके अंदर आप कह सकते हैं लिक्विड है, जो उसका सॉल्वेंट है, वो उसका डिस्पर्शन मीडियम है। तो जो भी चीज़ जो कम होगी वो होगी डिस्पर्स्ड फेस, डिसकंटिन्यूस फेस, जबकि जो चीज़ ज़्यादा होगी वो होगा डिस्पर्सिंग फेस या फिर डिस्पर्शन मीडियम या फिर कंटिन्यूस फेस। इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। इधर इसकी टाइप भी दी हुई है, जैसे मैंने आपको सस्पेंशन की एग्जांपल दी कि उसमें पाउडर जो होता है वो सॉलिड होता है और लिक्विड की मिकदार उसमें ज़्यादा होती है। तो सॉलिड उसमें डिस्पर्स्ड फेस हुआ, जबकि लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम। ये आगे आपके पास सस्पेंशन आ गई है, इसको आप देख लेंगे। टाइप ऑफ सस्पेंशन जो एक्सटेम्पोरेनियस होती है, जो आपके गली मोहल्ले में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो अक्सर 5 ml की छोटी सी बोतल देते हैं आपको, कोई पाउडर वाली, कि इसको ये सिरप दे देना। तो वो इजीली आप याद रख सकते हैं कि एज ए एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन। जबकि जो दूसरी है वो होती है फिर ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन, जो कि आप लेते हैं अमोक्सल का सस्पेंशन है, ऑगमेंटन का सस्पेंशन है, कैरिसफ का सस्पेंशन है। इसके बाद है इमल्शन। इमल्जन बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें दो इमिसिबल, कोई ऐसी चीज़ें जो आपस में सोल्यूबल नहीं है, उनको हम आपस में कंबाइन करते हैं। तो उसके लिए फिर जाहिर बात है उनको कंबाइन करने के लिए हम कोई एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे जो उन दोनों को कंबाइन कर देगा, मिसिबल कर देगा। इसकी टाइप्स हैं ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, और जाहिर बात है ऑयल वाटर के अंदर ना वाटर ऑयल के अंदर मिसिबल होता है, तो उसको इमल्सिफाइंग एजेंट के ज़रिए हम मिसिबल करेंगे। इसकी फिर आगे मजीद टाइप है, लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड होता है। तो लिक्विड के अंदर लिनीमेंट और लोशन, और सेमी सॉलिड के अंदर आपकी जो क्रीम्स हैं वो एग्जांपल है इसकी। तो इसकी प्रिपरेशन है ड्राई गम, वेट गम और बोतल मेथड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद करने में कन्फ्यूजन होती है। तो ड्राई गम सिंपली इसकी रेशियो देख लें 4:2:1, यानी कि 4 हिस्से हैं आपके पास ऑयल, 2 हिस्से हैं पानी के, और 1 हिस्सा है आपके पास गम का जो है अकेशिया, आमतौर पे अकेशिया यूज़ होती है। जो ड्राई गम है, ड्राई में आपने सबसे पहले ऑयल और इस गम अकेशिया को आपने कंबाइन कर दिया, बाद में वाटर ऐड किया। जबकि वेट गम के अंदर पहले आपने वाटर और गम को कंबाइन कर दिया और बाद में आपने इसमें ऑयल ऐड किया। तो फिर ज़ाहिर बात है जब आप इसके अंदर प्रोसेस करेंगे और एट द एंड जो आपका डिज़ायर्ड वॉल्यूम है आप उसको वहाँ तक ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बोतल मेथड इसी तरीके से है,
इसमें 4:4:2 है, ये भी ड्राई गम मेथड जैसा ही है। तो इसमें भी जैसे हमने पढ़ा कि ड्राई गम में पहले ऑयल और गम को हमने इकट्ठा करना है। तो 4 हिस्से आपके पास ऑयल के हैं, 2 हिस्से आपके पास गम अकेशिया। उसको बोतल के अंदर आपने डाल के विग्रसली यानी कि शिद्दत के साथ ज़ोर से आपने उसको हिलाना है, और तब तक हिलाना जब तक वो उसके अंदर हल ना हो जाए, और उसके बाद आप उसके अंदर वाटर ऐड कर लेंगे। तो ये है आपके पास सिंपली इमल्शन बनाने का तरीका। ये आप देख लेंगे, आसान चीज़ें हैं। जैसे कोलिसेंस का मतलब है ग्रो टुगेदर या फिर फ्यूज़ हो जाती है आपस में। क्रीमिंग जो है वो अपवर्ड साइड पे होती है, सेडिमेंटेशन डाउनवर्ड होती है। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे। इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया करें जो मेन कीवर्ड होता है इसका, ताकि पढ़ते हुए आपके सामने उसकी उसी पे ही नज़र जाए आपकी, आपको पूरा ना पढ़ना पड़े। लोशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इमल्जन का है हिस्सा एक, और लिनीमेंट भी इसी तरीके से है। ज़्यादातर जो पेन किलर आपके पास जितनी भी चीज़ें आती हैं ना लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो सारी लिनीमेंट होती हैं। इसके बाद एरोसोल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपने अंदर से सॉलिड या लिक्विड को इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर निकाले, वो एरोसोल होता है उसके अंदर, यानी कि एरोसोल यूज़ हुआ है। आप परफ्यूम लेके आते हैं तो अंदर उसके कोई गैस नहीं होती, वो लिक्विड डाला होता है, लेकिन जब आप स्प्रे करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकलता है। तो ये फंक्शन है एरोसोल का। इस तरीके से उसके एक एक पार्ट का फंक्शन दिया हुआ है विद डायग्राम, आप इसे देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। इन्हेलेशन, इन्हेलर आपका वही सेम चीज़ है। इसके भी आप जो है कंपोनेंट्स देख लेंगे, जैसे कनिस्तर, माउथ पीस और डस्ट कैप। और इसके बाद स्प्रे, वो भी सेम चीज़ है। इसके बाद इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, इसे आप देख लेंगे, ये भी ईजी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सॉलिड डोसेज फॉर्म है आपके पास पाउडर, बल्क पाउडर और डिवाइडेड पाउडर। इसकी एग्जांपल विद डेफिनेशन और ग्रेन्यूल्स। अगर आप में से किसी ने यूरोडिनॉल का साशे यूज़ किया हो, या फिर सिट्रोसोडा और इनो भी तकरीबन ग्रेन्यूल्स के अंदर ही आ जाता है। इसके बाद टैबलेट्स है आपके पास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट की मैंने बाकायदा एक PDF बुक बनाई थी, जिसके अंदर जो हमारे ब्रांड नेम है बेसिकली, जो हम डेली लाइफ में टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल दी हुई थी। जैसे कंप्रेस टैबलेट है, पैरासीटामोल आपके पास मल्टीपल कंप्रेस्ड है, फिल्म कोटेड है। तो इस तरीके से उन तमाम की मैंने विद पिक्स उसमें दी थी। तो अगर आप में से कोई वो लेना चाहे तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं उसे वो शेयर कर दूंगा। इसका फार्मूलेशन है, टैबलेट कोटिंग है, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगी। इसके बाद कैप्सूल है। कैप्सूल में बेसिकली एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, जो बुक में नहीं है आपके, लेकिन MCQs में हर दफ़ा संभालने आती है, वो ये कि कैप्सूल का साइज़, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा कैप्सूल का साइज़ होता जाएगा छोटा। जैसे 1 है, फिर 2, 3, 4, 5। जो 5 है वो सबसे छोटा साइज़ है कैप्सूल का। और जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा कैप्सूल का साइज़ बढ़ता जाएगा। जैसे 0, फिर 00, फिर 000 जो है वो सबसे बड़ा कैप्सूल का साइज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। सॉफ्ट जेलेटिन आपके सामने है, जैसे इवियान आप यूज़ करते हैं, सेंगोबियान यूज़ करते हैं। और हार्ड जेलेटिन के अंदर आपके पास अमोक्सल एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपको याद होगी। स्पोजिटरीज, इसको आपने देख लेना है, इसका साइज़, इसका वेट, इसकी शेप और कहाँ पे यूज़ हो रही है, और इसकी बेसिकली बेसिस भी आपने देख लेनी है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास पास पेपर में आ चुकी है। ऑइंटमेंट है आपके पास, ऑयली प्रिपरेशन होती है बेसिकली। तो अगर अब कभी भी आप, अगर कोई भी आपको मसला होता है स्किन से रिलेटेड, डॉक्टर आपको कोई क्रीम लिख देता है, अगर उसके अंदर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं उसकी ऑइंटमेंट मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे, उसे ऑइंटमेंट लेंगे। सर्दियों का मौसम है तो स्किन होती है ड्राई, तो कोशिश करें उस पर ऑइंटमेंट इस्तेमाल करें। तो इस तरह की चीज़ें खुद करके देखा करें प्रैक्टिकली, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। इसके बाद फिर आपके पास है क्रीम, और क्रीम आपके पास सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, और क्रीम के बाद पेस्ट है। दोनों में फ़र्क क्या है, पेस्ट जो होता है उसके अंदर इनसोल्यूबल पाउडर सब्सटेंस होते हैं, जबकि क्रीम में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो पेस्ट जो है वो, जैसे आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, इसकी एग्जांपल है जैसे डॉक्टर कंपनी ने अब नई निकाली है लौंग वाली टूथपेस्ट, तो उसके अंदर लौंग के संभले ज़र्रे हैं, तो वो इनसोल्यूबल पाउडर सब्सटेंस है उसके अंदर। या इसी तरीके से कोलगेट वालों का जो है वो मैक्स फ्रेश, वो कूलिंग जेल जो उसके अंदर होते हैं, तो इस तरीके से उसके अंदर पाउडर सब्सटेंस होंगे। या फिर आपके पास जो पोल्टस होती है, अगर आप में से किसी ने कभी देखी हो या यूज़ की हो, तो उसमें भी इसी तरीके से पाउडर सब्सटेंस होते हैं। तो ये थी आपकी बुक 1, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अब तक यही बुक पढ़ी होगी और इसी को ही फार्मास्यूटिक्स समझ रहे होंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि फार्मास्यूटिक्स की आपकी फर्स्ट ईयर में भी 2 बुक्स हैं और सेकंड ईयर में भी 2 बुक्स हैं।
तो आ गए हम अपनी सेकंड की बुक पे। स्टार्ट से इसको आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है इसके अंदर। तो इस बुक में से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं आपके, कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो फिर जिसको स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हमारा आउट ऑफ कोर्स आया है, तो अक्सर कॉलेज वाले भी इसको नहीं पढ़ाते और बच्चे तो फिर उन्हें क्या पता कि जब टीचर्स कोई टीचर नहीं बताते, उन्हें कॉलेज वाले नहीं बताते, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा। तो चैप्टर नंबर 7 आपका डिस्पेंसिंग है। डिस्पेंसिंग क्या होती है? बेसिकली सबसे पहले होती है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग जब होती है, आप डोजेज फॉर्म को तैयार करते हैं प्रेस्क्रिप्शन पे जिस तरीके से लिखा हुआ है, उसके बाद आप उसे डिस्पेंस करते हैं। जैसे हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हैं, नर्स खुद ब खुद जो है आपको आके सुबह दोपहर शाम की डोज खुद दे रही होती है, ना कि आपके पास डोज वो पड़ी होती है। तो इस तरीके से होती है डिस्पेंसिंग। इसके जनरल प्रोसीजर है, इसको आप देख लेंगे, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आ सकता है। प्रेस्क्रिप्शन में से इस पेपर में भी बहुत सारे एमसीक्यूज आए थे जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर पता नहीं प्रेस्क्रिप्शन क्या चीज़ है और इसका क्या आंसर लगाना है। तो इसमें याद रखें फिर वही बात कि उन चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया करें। सुपरस्क्रिप्शन है आपके पास, इसमें सिंबल होगा RX का, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है रेसिपी, मीनिंग यू टेक। तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होगी टू द फार्मासिस्ट। सब्सक्रिप्शन के अंदर भी इंस्ट्रक्शन होगी टू द फार्मासिस्ट। इंस्क्रिप्शन के अंदर आपका होगा नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट, ठीक है। और सिग्नेचरा जो है वो एब्रीवेटेड एट सिग। और इसके अंदर जो है डायरेक्शन होगी पेशेंट के लिए। तो ये बेसिकली जो 4 हिस्से हैं इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि सुपरस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के अंदर फार्मासिस्ट के लिए गाइडलाइन है, सिग्नेचरा के अंदर या सिग के अंदर पेशेंट के लिए गाइडलाइन है, और इंस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपकी ड्रग का नाम और क्वांटिटी लिखी होगी। तो फिर जो भी स्टेटमेंट आ जाए, स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ें और इससे फिर आप उसका जो है दुरुस्त जवाब लगाएं। इसके इधर फिर आपके पास एग्जाम्पल भी है एक, इसको आप देख लेंगे। हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन है, इसको भी आप देख लेंगे। ये दिए हुए हैं आपके फार्मूले, जो बच्चे पूछ रहे थे कि पता नहीं कहाँ से हमारे फार्मूले आ गए एमसीक्यूज के अंदर। तो अभी तो आपके सिर्फ 2 आए थे, 2 रहते हैं आपके, तो इसको देख के जाइएगा लाजमी। ये ना हो कि आप वो देख के जाएं और ये ना देखें। चाइल्ड डोज है बेसिकली चाइल्ड्स एज इन ईयर मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज डिवाइडेड बाय चाइल्ड एज इन ईयर। मिसाल के तौर पे फ्लैजल की एग्जांपल देता हूँ, 400 mg अडल्ट डोज है उसकी। तो बच्चे की उम्र 6 साल है, 6 ज़रब 400 तकसीम 6 और जमा 12, तो इससे आप चाइल्ड डोज निकाल लेंगे। इस तरह काउंटिंग स्केल है, डोज है, डोज इज इक्वल टू एज प्लस 2 डिवाइडेड बाय 24 और मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज जो भी है उससे आप करेंगे तो काउंटिंग स्केल से आपकी वो निकल आएगी। इसके तरह क्लार्क रूल है, चाइल्ड वेट इन पाउंड। अब स्टेटमेंट अगर आप उसकी पढ़ें जो आपके पेपर के अंदर आई थी, तो बड़ी जिसे कहते हैं ना घुमा फिरा के कंफ्यूज करने वाली, कि बच्चे की एज भी दी हुई है साथ में और उसका वेट भी दिया हुआ है। अब फिर यही वो कंफ्यूज करते हैं कि पता नहीं मैंने इसमें एज लिखनी थी या वेट लिखना था। तो इस तरीके से जब आप याद रखेंगे कि क्लास रूल है जो वाहिद जिसके अंदर आपने पाउंड के अंदर लेना है, तो पाउंड है उसके अंदर वेट डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। तो इस तरीके से आप क्लार्क रूल के जरिए निकाल लेंगे। फ्रेड रूल है, चाइल्ड एज होगी मंथ के अंदर डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। तो इस तरीके से आप उस बच्चे की निकाल लेंगे। कंपाउंडिंग मैंने आपको पहले बता दिया, ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो लेबलिंग, रीचेकिंग, फिलिंग, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद कंटेनर एंड क्लोजर, इसका बेसिकली जो जिस चीज़ के अंदर आपने पैक करनी है ड्रग उस हवाले से है। तो सेकेंड ईयर के अंदर भी इसके ऊपर पूरी एक बहस है कंटेनर के ऊपर, तो इसको आपने लाजमी देख के जाना है। जो टाइप्स हैं जैसे अभी आया हुआ था कि किस कंटेनर के अंदर जो है वो एयर नहीं जाएगी, तो वो एयर टाइट कंटेनर होता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी शेप्स के ऊपर आप लिख सकते हैं। और फिर उसकी टाइप्स हैं, जो मटेरियल है जैसे ग्लास है, और ये टाइप 1 गिलास भी आया हुआ था ये एज MCQs। और ये प्लास्टिक की भी फिर आप देख लेंगे सारी, मेटल, पेपर, और इधर आपके सामने पिक्स भी हैं इसकी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है आपके पास चैप्टर नंबर 8 TPN। ये पूरा एक बेसिकली आ गया था आपका लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर के अंदर, तो बच्चों को पता नहीं था क्या लिखना। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये अमीनोविल की एक ड्रिप भी आती है उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और ग़िज़ा नहीं खा सकते, तो उन्हें ये ड्रिप लगाई जाती है पेरेंट्रली। और फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप सारी इसमें पढ़ लेंगे। और अडल्ट के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर इसका क्या क्या हमने रखना होता है तनासुब, और जो इनको हर दिन के हिसाब से समझ पूरे दिन की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उन्हें मिल जाती है। उसके बाद सेप्टिक डिस्पेंसिंग है, स्टेरिलाइजेशन है, इसको आप देख लेंगे।
इनकम्पैटिबिलिटीज़ है, इसके ऊपर भी आपके एमसीक्यूज आ चुके हैं और हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। तो सारी जितनी भी टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटी अब आप देख लेंगे। जैसे फिजिकल है आपके पास, फिजिकल के बाद केमिकल है, और इसके बाद थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है आपके पास। इसके बाद है चैप्टर 10। इसके अंदर तकरीबन 18 हैं आई थिंक, मुख्तलिफ आप कह सकते हैं टर्म्स हैं जो बच्चों को याद नहीं होती, भूल जाते हैं अक्सर। तो कोशिश करूंगा कि सिंपल वर्डिंग के अंदर आपको समझा दूं। पढ़ेंगे आप खुद। एड्जॉर्प्शन है, जैसे एड्जॉर्प्शन कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को एड्जॉर्ब कर ले। जैसे आपके सामने इधर एग्जांपल दी हुई है एक्टिवेटेड चारकोल की। अब अक्सर आपने सुना होगा कि अगर किसी ने कोई पॉइजन ले लिया तो उसे कहते हैं इसको एक्टिवेटेड चारकोल दे दो। जब वो अंदर जाएगा तो जो वो पॉइजन है वो उसको अपने अंदर एड्जॉर्ब कर लेगा, अपने साथ चिपका लेगा। या इसी तरीके से आप देखें कोई भी आपकी स्किन के फेस वॉश जिस तरीके से होते हैं, तो फेस वॉश अक्सर आते हैं चारकोल वाले, कि वो आपके स्किन के ऊपर जितनी डस्ट है उस सबको अपने साथ चिपका के पानी के ज़रिए वो धुल जाएगा। इसी तरीके से आपके टूथपेस्ट के अंदर भी आए थे चारकोल वाला टूथपेस्ट, कि इसको आप जब यूज़ करेंगे और जो आपके दांतों का गंद बला है वो सारा उसके साथ चिपक जाएगा। इसी तरीके से पामोलिव का चारकोल एक सोप है, तो ये इसका काम है एड्जॉर्ब, कोई भी चीज़ को अपने साथ एड्जॉर्ब कर लेगा, और जो चीज़ उसके साथ जिसके साथ एब्जॉर्ब होगी उसको हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। इसकी टाइप्स हैं, इसे आप देख लेंगे। इसके बाद है कैल्सिनेशन, इन विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली हीटेड टू रिमूव देयर वोलेटाइल कंपोनेंट। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको इतना हीट करना है कि वो मेल्ट भी ना हो, उसको कुछ मिकदार में हम ऑक्सीजन भी देंगे कि वो मेल्ट ना हो, लेकिन उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, या जो भी चीज़ हमें बाहर निकालनी है वो उससे निकल जाएगी, जो फिक्स्ड कंपोनेंट है उसका वो निकल जाएगा। इसकी एप्लीकेशन वो पढ़ लेंगे आप खुद। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने पढ़ी हुई है कि जब आप किसी भी चीज़ को घुमाते हैं बेसिकली, तो घुमाने से, रोटेशन से जो जो भी चीज़ सेपरेट होगी, जैसे इसकी एग्जांपल है आपके पास मक्खन निकालते हैं आप दूध के अंदर से, तो यही चीज़ है कि आप जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम हैवियर पोर्शन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही है जो रोटेशन वाली फोर्स है। किसी भी लिक्विड के अंदर से जो उसका इंग्रेडिएंट है उसको हम सेपरेट कर देंगे और लिक्विड आपके पास सेपरेट हो जाएगा। लाइट कंटेंट, लाइटर पोर्शन सेपरेट हो जाएगा और हायर पोर्शन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। इसकी जब आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन है, हाईली स्पेसिफिक मेथड यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड बाय यूजिंग एवापोरेशन, कूलिंग और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, किसी भी लिक्विड को आपने सॉलिड में कन्वर्ट करना है एवापोरेशन के ज़रिए। एवापोरेशन आपको पता खुद ब खुद होती रहती है, और कूलिंग के ज़रिए या प्रेसिपिटेशन के ज़रिए। तो ये नीचे इसको डिफाइन भी किया हुआ है, तीनों प्रोसेस को आप देख लेंगे। इसके बाद है डिकेंटेशन, सेपरेट आउट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द सोल्यूबल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं डिकेंटेशन। इसके बाद है डेलिक्विसेंस, इन विच एनी एनहाइड्रस कंपाउंड कैच अप द वाटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। आप पहले ज़माने में जैसे CAC आती थी, या भी सीकोन की टैबलेट हो, इस तरह की कोई टैबलेट होती है, उसके अंदर एक सिलिका जेल का एक पाउच होता है, तो वो पाउच फॉर्म के अंदर होता है। यानी कि अगर उसको सिलिका जेल को आप ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे तो वो नमी लेके उसकी शक्ल भी संबंध इस तरीके की हो जाएगी जैसे आपके सामने है, लेकिन उसको इसलिए पाउच के अंदर रखा होता है कि वो उस अगर ड्रग के अंदर, उस बोतल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर अगर कभी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा चला जाए तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आपकी जो मेडिसिन है उसको ख़राब नहीं होने देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डेलिक्विसेंस। ये आल्सो नोन एज हाइग्रोस्कोपिसिटी। इसके बाद है डेसिकेशन, ड्राइंग प्रोसेस है, वाइडली यूज्ड इन फार्मेसी टू रिमूव द एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर आपके वाटर मिक्स्ड है तो उसमें से उसको निकालने के लिए जो है ये ड्राइंग प्रोसेस है। इसके बाद है आपके पास डिस्टिलेशन। आप अक्सर मेडिकल स्टोर पर जब जाते हैं, या कोई भी इंजेक्शन जो होता है, पाउडर वाला इंजेक्शन जैसे ऑक्सीडिल है, तो उसके साथ जो वाटर मिलता है आपको वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो ये वाइवे में क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसके अंदर आपको कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी। तो इसके फिर आगे जो टाइप्स हैं, यानी कि किस तरीके से डिस्टिलेशन की जाती है, वो सिंपल, जो आम तरीके से करते हैं वो सिंपल डिस्टिलेशन है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, सेपरेट मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जो स्टीम डिस्टिलेशन है, जहरी बात है, इसमें आप स्टीम प्रोवाइड करेंगे टू मिसिबल लिक्विड को,
और इसके बाद है वैक्यूम, जिसके अंदर आप साथ में प्रेशर भी अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप डिस्टिलेशन करते हैं। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। जो डिस्टिल्ड वाटर आता है आपके पास, वो या वाटर फॉर इंजेक्शन जिसे आप कहते हैं, वो इसी तरीके से बनता है। इसके बाद एक्सिकेशन, रिमूविंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बाय हीट एंड मेक देम एनहाइड्रस। आफ्टर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल द obtained मटेरियल इज कॉल्ड एक्सिकेटेड मटेरियल। यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जो है वो हीट के ज़रिए आप उसको वाटर को रिमूव कर देंगे। तो ये आपका प्रोसेस है एक्सिकेशन का। इसका मेथड है, इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसको आप देख लेंगे। तो आपको पता है कि पानी अगर किसी चीज़ के अंदर हो, मॉइस्चर ज़्यादा हो, तो उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी एप्लीकेशन आपके सामने के उसकी शेल्फ लाइफ को ये बढ़ा देगा ड्रग की, क्योंकि उसमें से वाटर कंटेंट जो है वो निकल गया। फिर है आपके पास एलुट्रिएशन। इसमें बहुत कम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है। इसका सिंपली जो मतलब है वो ये कि सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करना ऑन द बेस ऑफ इट्स शेप, साइज या फिर डेंसिटी, या फिर सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो फाइन पार्टिकल्स, लो वेट पार्टिकल्स, उनको हैवी वेट, हैवियर पार्टिकल से, कोर्स पार्टिकल से अलग करना। तो ये प्रोसेस आपका एलुट्रिएशन का। इसके बाद वेपोरेशन, आपको पता है कि लिक्विड से गैस फेस में कन्वर्ट होना आम टेम्परेचर पे और बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं। तो ये वेपोरेशन है आपका। इसकी आप देख लेंगे जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, और ये आपके पास डिफरेंस बॉइलिंग एंड एवापोरेशन का, और एवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन का, और एवापोरेटर जो आपके पास सामने दिए हुए हैं इनको भी देख लेंगे। इसका सेकेंड ईयर के अंदर पूरा एक चैप्टर है बकायदा एवापोरेशन के ऊपर। इसके बाद है फ्यूजन। फ्यूजन आपको पता है मेल्टिंग। तो किसी भी इट्स द प्रोसेस बाय विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट एडिंग एनी सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉलिड को आप फ्यूज कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका प्रोसेस, एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशन आप देख लेंगे। इग्निशन, इंसिनरेशन भी कहते हैं इसे। तो ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, जो आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको इतना स्ट्रांगली हीट किया जाता है कि वो ऐश के अंदर, कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर जो ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट होता है, ताकि वो कोई साइड इफ़ेक्ट ना काज करे, कोई हार्म ना काज करे, उसको वेस्ट करने से पहले बर्न कर दिया जाता है, इंसिनरेट कर दिया जाता है, यह प्रोसेस किया जाता है। तो मज़ीद एप्लीकेशन भी दी हुई हैं, वो आप देख लेंगे। इसके बाद लेविगेशन या वेट ग्राइंडिंग इसे कहते हैं, कि किसी भी सब्सटेंस को साइज रिडक्शन जब आप कर रहे हैं तो विद द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये लेविगेशन है आपके पास। इसके बाद है लायोफिलाइजेशन या फिर फ्रीज ड्राइंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को फ्रीज कर देंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली उसको कर देंगे आप ड्राई विद द प्रेशर, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर या वैक्यूम। थोड़ी सी आपने हीट देनी है, तो इस तरीके से आप उसको ड्राई कर देंगे। तो ये प्रोसेस है आपका लायोफिलाइजेशन। इसके बाद है आपके पास सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो ये आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस है। और ट्राइटरेशन सिंपली है ग्राइंडिंग है। तो ग्राइंडिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मोस्टली जो है वो आपके पास मोर्टर एंड पेसल एंड मोर्टार से की जाती है इसको, जैसे आपके सामने पिक में दिखा रहे हैं। और लास्ट वन है एफ्लोरेसेंस, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड सब्सटेंस। हाइड्रेटेड सब्सटेंस बेसिकली वो सब्सटेंस जिसके अंदर पानी है, तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेयर के, यानी कि खुली फिज़ा में जैसे ही वो आएगा, तो अपना वाटर जो है वो लॉस कर दे। तो इस प्रोसेस को अगर कोई भी सब्सटेंस ये कर रहा है तो उसको एफ्लोरेसेंस कहते हैं। यहाँ तक आपकी ये सारी टर्म्स ख़त्म हो गई, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। और इसके बाद सिंपली वही चीज़ें, पेस्ट जेल, इसको भी आप देख लेंगे लाजमी, ताकि अगर उसमें से आपके पास कोई टॉपिक आता है तो आप इसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं। आपकी बुक 1 में से कोई टॉपिक आता है तो आप इस बुक 2 में से भी ऐड कर सकते हैं, कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। आखिरी है चैप्टर हमारे पास वेट एंड मेजर। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होती है वेट मेजर की। बेसिकली आप देख लेंगे क्या डेफिनेशन है। दो सिस्टम है इसके, एक इंपीरियल सिस्टम, एक मैट्रिक सिस्टम। जो बहुत ज़्यादा चलता है, जो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, वो मैट्रिक सिस्टम है। इंपीरियल सिस्टम बना था इंग्लैंड के अंदर, जबकि उसके बाद, और आप देख लें इसमें फ़र्क क्या, बेसिकली लेंथ है सिर्फ इंच, फीट और यार्ड्स के अंदर, इससे नीचे नहीं है। फिर वेट पाउंड के अंदर है, उसके अंदर है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पाउंड का या औंस का। और वॉल्यूम भी फिर फ्लूइड औंस या फिर गैलन। जबकि मैट्रिक सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, जैसे ml है, लीटर है, मिलीलीटर है, तो इस तरह की चीज़ें। और फिर किलोग्राम है, ग्राम है, तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। जो मैट्रिक सिस्टम है ये बना था आपका फ्रांस के अंदर, और फिर उसके बाद 1960 के अंदर इसके अंदर SI यूनिट्स ऐड कर दिए थे।
तो ऐसे यूनिट्स आपको पता है कि आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़े थे 9th क्लास में। आपके सामने हैं माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। तो इनकी जो अब्रिविएशन है इसको आप देख लेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो आप देख लेंगे। तो ये सिस्टम यूज़ होता है, जाहिर बात है। आपके पास एक mg की टैबलेट होती है, ग्राम की टैबलेट होती है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जो कोई पाउंड के अंदर या उस के अंदर इस तरह की कोई चीज़ हो। सिरप भी आपके पास ml के अंदर आता है, 120 ml है, 240 ml है, 60 ml है। तो इस तरीके से ये आजकल हमारे फार्मेसी के अंदर यूज़ हो रहा है। तमाम चीज़ों को आप देख लेंगे। डोमेस्टिक मैयर है 1 ड्रॉप 0.06 ml है, 1 टीस्पून जो है वो 4 ml। तो डेजर्ट स्पून और टेबल स्पून और टी कप फुल, इस तरह की चीज़ें जो है एज MCQs आपसे पूछी जा सकती हैं। टेम्परेचर देख लेना आपने लाजमी, इसमें से भी MCQs बनते थे पहले। इस पेपर में नहीं आया तो हो सकता है जब आपका पेपर होगा 28 जनवरी को उसमें आ जाए। इसके बाद है कैलकुलेशन, देख लेंगे आप डेंसिटी, इसका फार्मूला, मास का फार्मूला, वॉल्यूम और इसके यूनिट, इन तमाम चीज़ों को देख लेंगे। परसेंटेज भी, और फिर परसेंटेज की प्रिपरेशन। ये जो तमाम चीज़ें हैं तीन, वेट इन वॉल्यूम और वेट इन वेट और फिर वॉल्यूम इन वॉल्यूम, इस तरह की चीज़ें आप देख लेंगे। तो इसमें एक और भी बन सकती है वॉल्यूम इन वेट। तो इस तरह की चीज़ें आप देख लेंगे। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। तो ये ख़त्म हो गई हमारी दोनों बुक्स, फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर 1 से 6 और फिर 7 से 11 तक। मैंने कोशिश की कि बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकूं, इजीली गाइड कर सकूं कि आपको वो जहन में रह जाए। जब भी अगर इसमें से कोई भी सवाल आए तो आप उसके मुतालिक कुछ ना कुछ लिख के लाजमी आए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।